हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली जो 3.2 थी उसका पहला क्वेश्चन किया था। टोटल उसके अंदर 6 पार्ट थे और हमने ये सीखा था कि प्रतिस्थापन विधि एक्चुअल में काम कैसे करती है। और उम्मीद है कि आपने भी प्रतिस्थापन विधि को समझ लिया होगा, क्योंकि प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी की प्रतिस्थापना करना, एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखना। और जहां से कैलकुलेशन सिंपल होती है, हम तो उस चर का ही मान निकालते हैं। वैसे ही अब 2 सवाल और बचे। एक तो है सवाल संख्या 2, एक सवाल संख्या है 3। तीसरे के अंदर टोटल 5 पार्ट है। समीकरण बनाकर उनका हल निकालना वो करेंगे बाद में। इसी क्लास के अंदर जो 3.2 होगी उस प्रश्नावली खत्म कर लेंगे और अगली जो हमारी क्लास होने वाली वो होगी आपके 4 उदाहरण है 3.2 से पहले उदाहरणों को खत्म करेंगे। फिर नए चैप्टर या जो 3.3 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली आपकी 3.3 विलोपन विधि के अंदर चलने वाले हैं। तो पहले इस प्रश्नावली सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले। एक सवाल आया लाजवाब सा जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या कह सकता हूं इस सवाल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सवाल को मैं क्या कहना हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी प्रतिस्थापन विधि लगने वाली एक नया कंसेप्ट आएगा, बाकी कुछ भी नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या बोला है समीकरण ने कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। हल करना आता है हमें? बिल्कुल आता है। अब भी प्रतिस्थापन विधि सीखिए। एक चर का मान निकालेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 से, दूसरे चर में रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, किसी चर का मान आ जाएगा, दूसरे चर का मान किसी समीकरण रखेंगे, दूसरे चर का और मान आ जाएगा, हमें ये चाहिए। आगे क्या बोला, हल कीजिए। इससे m का वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको इस शर्त दे रखी है। कौन सी शर्त दे रखी है? y = mx + 3। अब y = mx + 3 में आप अगर थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो मुझे इस m का मान निकालना, इस m का मान मुझे क्या करना, निकालना। m का मान मैं तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास मान किसका आएगा, x और y का। भाई 3 चर है मेरे पास, टोटल m है, x है और y है। 3 चर है, 3 में से मुझे एक चर का मान निकालना है और वो चर बोला है कि किसका मान निकालो, m का मान निकालो। सब किसका मान निकालो, m का। हम निकालेंगे। m का मान हमें तभी निकल सकता है जब मेरे पास मान किसका आएगा, x और y का। x और y का मान मैंने आपको सिखाया, आप ग्राफी विधि से कर सकते हो। और इस प्रश्नावली में हमने सीखा है कि हम कौन सी विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे दोनों समीकरणों में, तो हमारे पास x और y का मान आ जाएगा। देखो होता है क्या, समझना। आप हल के अंदर थोड़ा सा देखना। एक समीकरण आपको दे रखा है 2x + 3y = 11, समीकरण संख्या 1। और एक समीकरण है आपके पास 2x - 4y = -24, समीकरण संख्या 2। ये आपके पास टोटल 2 समीकरण हैं। इन 2 समीकरणों से मैं अगर इनको हल करूंगा तो मेरे पास x और y का मान आएगा या नहीं आएगा? बोलो सब, x का मान आएगा या नहीं आएगा? फिर y का मान आएगा नहीं, किसी का आएगा। किस समीकरण से किसका मान निकालो, आपको उसे किसी से निकाल लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको आगे बढ़ा दूं क्या, ये इसको बढ़ाऊं? बोलो किसको बढ़ाऊं? तो आपको उसे किसी को आगे बढ़ा दो, कोई वैसे फर्क तो पड़ नहीं रहा। मैं इस समीकरण को आगे बढ़ाता हूं। यहां से क्या, मैं 2x = -24, ये -4y है। जब ये ट्रांसफर होकर उधर जाएगा तो +4y होगा या नहीं होगा? अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल साहब। और यहां से जब x का मान आएगा तो इसको मैं लिखूंगा -24 + 4y, और गुणा वाला कहाँ आ गया साहब, भाग में आ गया। ये मेरे पास x की एक परफेक्ट वैल्यू आई है जो मुझे प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। इसको मैं देने वाला हूं समीकरण संख्या 3। बोलो साहब, कोई समस्या? हमने इस समीकरण को थोड़ा आगे बढ़े, चाहो तो आप यहां से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से निकालो। मैंने इस समीकरण से 2x = -24 - 4y इधर आया +4y, गुणा वाला कहां चला गया, भाग में। तो x बराबर आ गया -24 + 4y = 2। ये मान उठा के कहां रखना, समीकरण संख्या 1 में। आप ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं। आप लिखेंगे समीकरण 3 से, वही काम है जो पहले हमने किया। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से जो मेरे पास x का मान आया है वो मैं समीकरण 1 में रखूं, क्योंकि 2 में रखूंगा मैं, जिससे निकालता हूं उसमें मैं कभी नहीं रखता हूं, ध्यान रखना। ये मैं 6 सवालों में आपको कंफर्म बता चुका हूं। ठीक है सर, समीकरण 1 लिखें। समीकरण 1 है आपके पास 2x + 3y = 11। समझ लें सर, 2 की जगह 2, गुणा में क्या दिखाई दे रहा है, x की जगह मेरे पास समीकरण 3 से मान ये हो गया। कौन सा मान, -24 + 4y बटा में कितना हो गया, 2, और प्लस में 3y चल ही रहा, और बराबर में कितना हो गया साहब, 11 हो गया। क्या मैं कह सकता हूँ इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल? बोलो साहब, क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या? बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, मेरे पास लास्ट वैल्यू बची है -24 + 4y
कितना बचा है 4y और प्लस में बचा है 3y बराबर में कितना बचा है 11। क्या इस समीकरण को ऐसा लिख सकता हूँ कि 4y और 3y जोड़ने पर कितना हो जाएगा 7y बराबर हो गया 11। ये माइनस का जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा सर, ठीक है। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 7y बराबर 11 और 24 कितना होता है 35। मुझे अगर y का मान निकालना है तो गुणा वाला 7 कहाँ जाएगा साहब भाग में, और भाग में कितनी बार जाएगा 5 बार। ये मेरे पास y का मान आ गया सर। किसका मान आ गया y का मान, क्योंकि 35 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। बोलो साहब कोई समस्या है क्या? ये हमने प्रतिस्थापन विधि सीख रखी है। अगर वो आपने 6 सवाल देख रखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उन सवालों को नहीं देख रखा फिर इसमें दिक्कत आएगी। पहले आपको उनको देखना चाहिए फिर इस सवाल के ऊपर आना। अभी तीसरा सवाल और करेंगे। तीसरे के अंदर 5 सवालों में एक भाषा दे रखी है, भाषा से समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद आपको क्या करना उत्तर निकालना, वो भी सिंपल से। बाकी मेथड तो फिर ये लगना जो चल रहा है, ठीक है सर। ये हो गया। अब आपके पास क्या मान आया y का, आप लिखेंगे y बराबर 5, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। हर बार में समीकरण 3 में रख रहा तो यहाँ से ईजी हो जाए। बाकी आप कहीं रखो, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, कौन से समीकरण में रखने पर 3 में रखने पर। और तीसरा समीकरण मैं लिखता हूं। तीसरा समीकरण है मेरे पास x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4y और बटा में कितना आएगा सर 2 आएगा, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर। आप लिखेंगे x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4 गुणा y का मान कितना है 5 बटा में कितना 2। तो x का मान आएगा माइनस का 24 प्लस 5 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 20 बटा में कितना 2। x बराबर माइनस 24 में से 20 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, और बटा में कितना आएगा साहब 2 आएगा, ठीक है। इसको बाकी यहाँ सोल्व कर दूं। x बराबर उत्तर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2। बोलो साहब कोई समस्या है क्या? -4/2 को मैं माइनस का 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये मेरे पास y और x का मान आ गया। जो मेरा प्रश्न यहाँ खत्म हो रहा था, किनको हल कीजिए। हल करने का मतलब है यहाँ से x और y का मान निकालना, ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे पास एक शर्त दी गई है, उस शर्त से मेरे को कुछ काम करना। आप लिखेंगे दिया गया है कि y बराबर है mx + 3। इस शर्त के माध्यम से आपको किसका मान निकालना है m का मान निकालना। ध्यान देना साहब। y का मान मेरे पास कितना है 5, y का मान कितना 5 और m का मान मुझे निकालना गुणा में। x का मान है मेरे पास -2 और प्लस में कितना है 3। सही है बात, बिल्कुल। ये हो गया 5, ये प्लस का 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा -3, और m को -2 से गुणा करोगे तो -2m हो जाएगा। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि -2m बराबर 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 बचा। m बराबर 2 बटा गुणा वाला -2 भाग में, और m का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा सर। m का मान कितना आ जाएगा बेटा जी -1। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है किसी बच्चे को। बोलो लालो लालियो, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? अरे समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्थापन विधि दिमाग बेटी या नहीं बेटी ये बताओ पहले तो। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है आपके पास टोटल 2 समीकरण रहेंगे, किसी समीकरण से भी किसी भी चर का मान निकालो, दूसरे समीकरण में रखो, हल्की फुल्की कैलकुलेशन करो। माइनस प्लस का विशेष तौर पर ध्यान रखना। जब आप माइनस प्लस का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और मान रखते जाएंगे, एक चर का मान आएगा, एक चर का मान आने के बाद चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 चाहे समीकरण किसी में रखो, x का मान आ जाएगा दूसरे वाले चर का। हमने 3 में रखा क्यों? कैलकुलेशन इजी, क्यों पक्षांतरण करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ रखा तो x का मान हमें मिला -2। ये तो हमारा सरल हो गया था कि हमने x और y का मान निकाल लिया। बट सवाल ने ये बोला कि m का मान निकालना, उसके लिए शर्त को आपको ये फॉलो करना। तो हमने लिख दिया गया है कि y बराबर mx प्लस क्या है 3 है, तो m y की जगह 5, m की जगह m, क्योंकि m तो निकालना। x का मान -2 और प्लस का 3 इधर आया तो -3 हो गए, और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। तो मैंने पहले लिख दिया -2m, फिर ये लिख दिया, और m का मान 2 बटा -2, 2 में 2 का भाग एक बार जाता है, माइनस की वजह से चिन्ह किसके आ गया माइनस का। तो m का मान मेरे पास कितना आ गया -1। बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी चीजें चल रही, कोई माता बच्ची वाला ज्यादा काम नहीं, सिंपल सा एकदम इजी वे में। आपके दिमाग का काम है कि आपको एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप चलना कैसे, और अगर स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएंगे इजी वे में काम हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। समझ में आई या नहीं आई बात? बिल्कुल आ जानी चाहिए। मेरे शेर और शेरनियाँ, कोई समस्या तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, है ना।
होगी क्या समस्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया इसका दूसरे का सॉल्यूशंस। मस्त रहो, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ो। आपका काम है मेहनत करना, समय है आपके पास। अभी मार्च तक आपको जाना है, जिससे भी आप बोर्ड से हो। किसी के फरवरी में होते हैं, किसी के मार्च में एग्जाम होते हैं। गारंटी है मैं आपको नवंबर तक सिलेबस करवा दूँ। मस्त रहो, 10th और 12th वाले एकदम बेफिक्र होकर रहो। एक एक चीज़ हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद धमाका होने वाला है। क्या होने वाला है? धमाका होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा धमाका होगा। ठीक है, क्या क्या सवाल करेंगे, पुराने ऐसे वैसे सवाल, इतने सवाल आपको करवा दूंगा। आपको मैथमेटिक्स की मारवाड़ी में क्या करें, छिया होनाड़ी, कहाँ होनाड़ी, छिया होनाड़ी, समझे थे? ठीक है, समझदार हो वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से करो, मस्त होके। ये हमने कर लिया दूसरे सवाल का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे के अंदर टोटल 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट में एक एक पार्ट को सॉल्यूशंस करते हैं। एक भाषा दे रखी है, भाषा में आपको बताया रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, तो एक चर को x मानना है, दूसरी वाली बात को y मानना है। प्रश्न अनुसार जैसे जैसे बोलता जाएगा हम करते जाएंगे, इजी वे में उत्तर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार देखें, ये बहुत शानदार सवाल है, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई ना कोई 2 मार्क्स में आपको पूछ लेगा, आपको सर इतना बड़ा 2 मार्क्स का, बिल्कुल। ठीक है, एक बार आप ये देखें। अगली स्लाइड में करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट, फिर आपकी एक्सरसाइज 3.2 क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भाषा वाला है। भाषा आपको दे रखी होगी, भाषा से आपको समीकरण बनाना है और समीकरण बनने के बाद फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सवाल क्या कह रहा है तीसरा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। समीकरण युग्म भी आपको बनाना। अभी तक दोनों सवालों में, पहले के 6 सवाल और दूसरे सवाल में आपको दे रखा था कि समीकरण है, प्रतिस्थापन विधि लगानी थी। बेटा ये बात बताओ, पहले तो आप ये मुझे कंफर्म बताओ, आपके दिमाग में ये आया नहीं है प्रतिस्थापन विधि काम कैसे कर रही है? बिल्कुल आ जाना चाहिए, अब कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इनमें सिंपल सी इक्वेशंस बनेगी, सीधा मान रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसका क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर। पहली बात मैं कुछ क्लियर कर दूं, आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। युग्म का मतलब यही होता है, चर की कितनी जरूरत पड़ेगी, 2, क्योंकि 2 चर निकालना 2 समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो एक जो आपको जानकारी दे रखी होगी ना, उस जानकारी में आपको किसी एक चीज को x मानना, दूसरी वाली चीज को क्या मानना, y मानना। ये हमने 3.1 में सीख रखा, 2-3% वहां किया था। आयताकार बाग वाले, लड़कियों वाले, वो कलम वाले, पेन वाले कर रखे हैं। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कोई 2 संख्याएं मान ली, एक संख्या को x मान लो और दूसरी को क्या मान लो, y है, हमें मानना। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला काम मैं शुरू करता हूं, सुनो मेरी बात। जो जानकारी दे रखी है उसके हिसाब से आपको 2 संख्याएं माननी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे माना। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या मान ली x, और दूसरी संख्या क्या मानते हैं साहब, दूसरी संख्या इसको क्या मान लेते हैं, y। हमें पहला ये काम करना है, एक को x मानना, दूसरी क्या मानना, y मानना। ठीक है सर। अब क्या बोला, अब बोला प्रश्न अनुसार थोड़ा ध्यान देना सर। प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण संख्या 1। बोलो मेरा लालू लालियो, कि बोला है कि दोनों संख्याओं को जब अंतर करोगे, दोनों संख्याओं को घटाओगे, एक दूसरे में से घटाओगे, तो इनका अंतर कितना आएगा, 26 आएगा। तो x में से y घटाने पर अंतर कितना आना चाहिए, 26। ये पहली जानकारी। दूसरी जानकारी क्या, दूसरी जानकारी जो दे रखी वो हम लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार, दूसरी बार वापिस आपको बोला प्रश्न अनुसार, तो आप लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। ध्यान से सुनिएगा सब। पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि जो पहली संख्या, जो आपकी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुना है, 3 गुना। 3 गुना हो जाएगा दूसरी संख्या। हाँ जी बोलिए सर। एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुना, दूसरी संख्या की 3 गुना का मतलब होता है 3 से गुणा करना, 3 अधिक का मतलब +3 करना, 3 कम का मतलब -3 करना। ये बात आपके पास आ जानी चाहिए। ठीक है, पहली संख्या हमने साहब क्या मानी, x, दूसरी संख्या क्या मानी हमने y, तो 3y, समीकरण संख्या 2। अगर मेरे को एग्जामिनर बोलेगा कि मुझे केवल रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, तो मेरा उत्तर होगा इतना सही। अगर मेरे को पेपर के अंदर आपको ये बोला जाए, एग्जामिनर आपको ये बोले कि
दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो उनका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। आपके हल करना नहीं बोले तो आपको यहां तक काम करके आना। पहली बात तो ये बताओ यहां तक जानकारी परफेक्ट बैठी या नहीं बैठी। इन प्रकार के सवालों में रैखिक समीकरण युग्म बनाते वक्त आपको दो बातें ध्यान रखनी है। किसी एक चीज को x मानना, दूसरी को y मानना। आपको बोला दो संख्या है तो दो संख्या, एक पर पहली संख्या होगी एक दूसरी संख्या होगी, तो पहली को हमने x माना, दूसरी को y मान लिया। ठीक है सर। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला कि दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है, तो पहले वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या अंतर का मतलब माइनस, अंतर कितना दे रखा 26, इसको हमने दे दिया समीकरण संख्या 1। पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला कि एक संख्या मतलब पहले वाली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुना है। पहली जो संख्या है वो बराबर है दूसरी संख्या की कितने गुना 3, तो पहली संख्या को हमने x मान रखा बराबर 3 की जगह 3, दूसरी संख्या हमने y मान रखा, यह आ गया समीकरण संख्या 2। अब मुझे एक बात हो, तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ कितनी सिंपल है। x का मान समीकरण 2 से सीधा 3y यहाँ रखेंगे, y का मान आएगा, y का मान समीकरण 2 रखेंगे, x का मान आ जाएगा और दोनों संख्याएं मिल जाएगी। इनमें आपको नया समीकरण बनाने की जरूरत रहेगी नहीं। देखना ये समीकरण बन गया हमारे पास। ठीक है, इधर ध्यान देना सब। आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखो पहले। तो समीकरण 1 है साहब आपका x माइनस वाई बराबर कितना 26। x का मान समीकरण 2 से कितना 3y, तो x की जगह आएगा 3y माइनस वाई बराबर में कितना आ जाएगा साहब 26। 3y में से y जाएगा कितना बचेगा 2y, 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। बाकी का काम मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है सर। क्या मैं यहाँ से y बराबर कह सकता हूँ कि 26/2 आएगा ही? बिल्कुल सर। गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, और 26 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 13 बार। 26 में 2 का भाग साहब कितनी बार जाएगा 13 बार। तो यहाँ से जो y का मान आया मेरे पास कितना आया 13, ये मेरे पास y का उत्तर हो गया। ठीक है, बोलो सर कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास जो ये y का मान 13 है समीकरण 2 में रख दो, y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 1 में भी रख देना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने समीकरण 2 में रखा। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 कह रहा है कि x बराबर कितना है 3y है सब। ध्यान देना, x बराबर 3 गुणा y का मान कितना है 13, और x बराबर 3 को 13 से गुणा करो कितना आएगा 39 आएगा साहब। कितना आएगा साहब 39। ये आ गया आपके पास x का मान। किसका मान आ गया साहब, x का मान आ गया। काम वही चल रहा है, केवल एक भाषा बोली, भाषा के माध्यम से दो समीकरण बनाए। दो समीकरण बनाने के बाद ये x का मान सीधे 3y मिल गया मुझे। हर बार तो मुझे पक्षांतरण करना पड़ रहा था, गुणा वाला भाग में मिल रहा था। इन 500 सवालों में ये सबसे बड़ी खास बात रहेगी कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की, तो सीधे ही मिल जाएगा आपको मान कुछ ना कुछ। और नहीं मिलेगा तो हम निकालेंगे, क्या दिक्कत है भाई। अगर सपोज मान मिला ही नहीं हमें तो क्या टेंशन है, कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तो मान निकाल लेंगे, हमने तो इतने बड़े बड़े मान लिखे, पॉइंट वाले किए, रूट वाले किए, तो ये तो है ही क्या, है ना, तो कर लेंगे। तो x बराबर 3y मैंने यहाँ रखा, कैलकुलेशन की, y का मान 13 है। y का मान 13 मैंने समीकरण 2 में रखा, x का मान आया 39। तो जो मेरा x का मान वो पहली संख्या, और जो y का मान है वो कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। आप लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर हमने x माना और x का मान हमारे पास कितना आया 39, और दूसरी संख्या कौन सी संख्या साहब, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या को हमने क्या माना y, और y हमारे पास कितना आया 13। ये क्या आ गया, इस प्रश्न का उत्तर आ गया। बोलो सर कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा काम है। मेन जो काम है ना इन प्रश्नों में, मेरे को होमवर्क देना चाहिए, बाकी काम तो लेकिन मैं नहीं दूंगा, करवा दूंगा, टेंशन मतलब। समीकरण 2 बनने तक दिक्कत है। ये जो भाषा दे रहे कि ये काम करना, मानना किसको x किसको y मानना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को पहले को x मान ले, दूसरी को y मान ले, पहले को y मान ले, दूसरी x मान ले, यहाँ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दो चर लेना, आप किसी चीज को माने, दो जानकारी, दो चीजें आपके पास होगी, पहली वाली चीज को x मानना, दूसरी वाली को y मान लेना, कोई दिक्कत है। ये हमने कर लिया, ऐसा समीकरण बने। फिर वो जो काम है वो हमने अभी सीखा है। 7 सवाल हमने किए, पहले के अंदर 6, दूसरा हमने किया उसके अंदर सीखा। बाकी ये प्रतिस्थापन विधि लग रही, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है तीसरे का पहला सवाल आपके दिमाग में छप गया होगा। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, तब तक आप एक बार इसको देखो। अब देखो करते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। तीसरे के दूसरे सवाल में क्या जानकारी आपको दे रखी है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये बताओ संपूरक कोण क्या होता है, बोलो। अरे बोलो मेरे लाल और लालियों, संपूरक कोण क्या होता है?
दो कोण पढ़े थे आपने 9th क्लास के अंदर, एक संपूरक कोण होता है, एक पूरक कोण होता है। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और संपूरक कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दो कोणों का, अगर एक कोण का योग 90 डिग्री कर दिया तो समकोण हो जाएगा, और एक का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है तो फिर तो सरल कोण हो जाएगा ना, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसको आप पूरक कोण बोलेंगे, और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री, इसका मतलब संपूरक कोण है। कहीं जगह मिले आपको साइड में लिख लेना। बोलो साहब, आपको एक बड़ा कोण दे रखा है, एक छोटा दो कोण दे रखा है। मैंने आपको बोला था इस भाषा में दो जानकारी आपको दे रखी होगी, दो चीजें, एक को x मान लो और एक को क्या मान लो, y मान लो। चलो सर इधर ध्यान देना, हम लिखेंगे माना, पहले दिया बड़ा कोण तो हम लिखेंगे माना, बड़ा कोण कितना मान लिया x, और छोटा कोण कितना मान लिया हमने y। मैं डिग्री बाद में लगा दूंगा, अभी डिग्री नहीं लगा रहा हूं। कोण डिग्री में दे रखा, लास्ट के अंदर जब उत्तर आएगा तो मैं उसके ऊपर डिग्री लगा दूं, जितना भी डिग्री, 80 डिग्री आया तो 80 डिग्री लगा दूं, 90 आएगा 90 डिग्री लगा दूं। ये हमने मान ली। अब सुने साहब, बोला क्या है, प्रश्न अनुसार जानकारी के ऊपर गौर करना साहब। एक जानकारी हिडन है, क्योंकि आप बोलोगे सर दो जानकारी आनी चाहिए, दो के हिसाब से दो समीकरण बने। यहां तो एक ही जानकारी की बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री। लेकिन आपको पता है ये संपूरक कोण है, अगर संपूरक कोण है तो x और y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री होता। आप लिखेंगे क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है साहब, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एक संपूरक कोण x है, दूसरा y है, इनको जोड़ने पर कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री। ये समीकरण संख्या हमारी कितनी होगी, एक। बोलो साहब समझ में आई या नहीं आई। प्रश्न अनुसार एक हिडन छुपी हुई बात है कि इसने बोला है कि संपूरक कोण है, तो इसका मतलब एक ही जानकारी दे रखी है, हमें जानकारी दो चाहिए, क्यों, समीकरण कितने चाहिए, दो। एक प्रश्न अनुसार, एक पुनः प्रश्न अनुसार होना चाहिए। तो प्रश्न अनुसार बोला है कि संपूरक कोण है, मैंने आपको एक छोटी सी बात लिखवा दी कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है साहब, 180 डिग्री होता है। अगर दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका मतलब दो संपूरक कोण हमने माने कौन से, एक x माना, एक क्या माना, y। तो x और y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। बात समझ में आई या नहीं, बिल्कुल आ जानी चाहिए। हमारा बन गया समीकरण संख्या 1। अगली जानकारी जो बोली उससे हिसाब से कर लेंगे। अब आप लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, पुनः, क्या लिख दिया, कोण लिख दिया क्या, पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार आपको बात बोली गई है कि जो बड़ा कोण है, कौन सा कोण सा, जो बड़ा कोण है वो बराबर है छोटे कोण से। छोटे कोण से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा। मैं डिग्री अभी नहीं लगा रहा हूं, मैं डिग्री बाद में लगा दूं, पहले कह रहा हूं। मैंने 180 डिग्री यहां जरूर लिखा अभी, ठीक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब प्लस का चिन्ह, कम होता तो किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। ये आपके पास जानकारी मिली। बड़ा कोण हमने क्या माना, x बराबर, छोटा कोण क्या माना हमने, y, और प्लस में क्या हो गया 18 डिग्री, चाहो तो डिग्री लिख दो। ये हो गया समीकरण संख्या 2। अगर हमें सवाल में कहता कि आपको केवल और केवल रैखिक समीकरण युग्म बनाते थे, हमारा ये उत्तर हो जाता, एक ये उत्तर हो जाता, एक मेरा उत्तर हो जाता है। लेकिन उसने तो बोला कि उन्हें ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करने के लिए x और y का मान निकालना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। ये जो मेरे को x का मान मिला, x का मान y प्लस 18, मैं कौन से समीकरण में रखूंगा, एक में। एक में रखते मेरे पास y का मान आएगा, y का मान मैं समीकरण 2 में रखूंगा, इसका मान आ जाएगा x का। अगर x का मान आया तो उसको मैं बड़ा कोण कहूंगा, और अगर y का मान है उसको मैं कौन सा कोण कहूंगा, छोटा कोण कहूंगा। ध्यान देना सर। आप लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान साहब किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 लिखें, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का मान ये रहा, देखो x की जगह आ जाएगा y प्लस 18, और प्लस में y है बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। बाकी काम यहाँ कर रहा हूँ सर, ऊपर देखना, y और y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2y, और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री। ये डिग्री है, ध्यान रखना, ठीक है।
भाई y और y जुड़ने पर कितना हो गया 2y, 180 प्लस का 18 डिग्री उधर गया माइनस का 18 डिग्री, तो यहां से 2y का मान आएगा साहब 162 डिग्री। कितना मान आएगा 162 डिग्री, 180 में से 18 जाएगा 162 बचेगा, और यहां से जो y का मान बनेगा वो बनेगा 162 डिग्री गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, और y का मान 2 का भाग 162 में जाएगा 81 डिग्री पर। y का मान कितना आएगा 81 डिग्री, ये आ गया आपके पास y का मान। किसका मान आ गया साहब y का। बोलो साहब कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। हमने जो जानकारी दी समीकरण 2 बढ़ने के बाद तो ये काम मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई मुश्किल लगना चाहिए। अगर पहले वाला दोनों लेक्चर देख रखे हैं, उनके कंसेप्ट समझ रखे हैं, प्रतिस्थापन विधि काम कैसे करती, आप इजी वे में उत्तर निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जो मेन काम था आपके लिए कर दिया, ठीक है। आगे मुझे होमवर्क देना चाहिए लेकिन मैं करवा रहा हूँ, आप ध्यान दें, वीडियो को पॉज करें, करने की कोशिश करें, कैलकुलेशन हो रही है नहीं हो रही। ये आ गया y का मान कितना 81 डिग्री। ये y का मान 81 कहाँ रखेंगे साहब, समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, कोई फर्क नहीं, सीधे समीकरण 2 में रखो उत्तर आ जाएगा। आप लिखेंगे y बराबर 81 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 है साहब आपके पास x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो x का मान y कितना है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, 81 और 18 कितना हो जाएगा 99 डिग्री। कितना हो जाएगा साहब 99 डिग्री हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास x का मान। और मैंने क्या बोला था, जो x का मान है वो हमारा कौन सा कोण है, बड़ा कोण है, और जो y का मान है वो कौन सा कोण है, हमारा छोटा कोण है। तो आपको एक लाइन लिखनी आते वाली, कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अतः बड़ा कोण बराबर x, यानी x का मान कितना आया 99 डिग्री, और छोटा कोण वो हमने माना y, और y का मान कितना आया 81 डिग्री। ये इस प्रश्न का आपके पास क्या आ गया फाइनल आंसर। बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई प्रकार की समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। एक बेसिक सी जानकारी दी, संपूरक जानकारी दी, तो संपूरक का मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री। अगर पूरक बोलता तो दो कोणों का योग 180 नहीं 90 डिग्री। संपूरक में 180 डिग्री होता है, पूरक में कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो हमने दो कोण मान लिए, इसने बड़े और छोटे की बात बोली, तो बड़ा कोण मैंने x मान लिया, छोटा कोण y मान लिया। प्रश्न अनुसार बोला है कि कुछ नहीं बोला, एक बात मैंने लिखा है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो मेरा पहला संपूरक कोण है x, दूसरा संपूरक कोण है y, इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री, समीकरण संख्या 1। फिर पूरे प्रश्न अनुसार बोला है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना ज्यादा है 18 डिग्री। तो बड़ा कोण बराबर हो जाएगा छोटे कोण से कितना ज्यादा 18। तो बड़ा कोण x, छोटा कोण y प्लस 18 डिग्री, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गए। आप चाहो तो ज्यादा से ज्यादा y उधर ले जाओ, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमें तो वापिस x का मान निकालना पड़ेगा, इसकी वजह मैं लेके नहीं गया। ये सीधा x का मान मैंने उठाकर यहाँ रखा, कैलकुलेशन करता गया, y का मान है 81 डिग्री। y का मान 81 डिग्री, चाहे आप यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, मैंने यहाँ रखा, तो x का मान आ गया 81 और 18 जुड़ के 99 डिग्री। जो x का मान है वो मेरा बड़ा कोण है यानी 81 डिग्री, और जो y का मान है वो मेरा छोटा कोण यानी कि x का मान 99 डिग्री और y का मान कितना हो गया, कितना 81 डिग्री। ये मेरे पास है, और दोनों को देख लो जोड़ने पर 99 और 81 कितना होता है 180 डिग्री होता है, दोनों को जोड़ने पर 180 बोला था मैंने। उम्मीद है तीसरे का दूसरा सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगली स्लाइड में करवाता हूँ तीसरे का तीसरा सवाल, तब तक आप एक बार इनके कंसेप्ट देख लें। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद वाला काम कर लिया, कितनी बार ही हमने कर लिया, अब तो केवल कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। इससे ऊपर वाला ये मेन है समीकरण बनाना। समीकरण बनाने को बोले तो समीकरण बना के छोड़ के आना, और उन्हें ज्ञात करने बोले आगे हल करना पूछे तो पूरा काम आपको करना है, ठीक है। मैंने पूरा करवा दी। देखो एक बार इसको अगली स्लाइड में करवाता हूँ तीसरे का तीसरा सवाल। अब देखो करते हैं तीसरे का तीसरा सवाल। तीसरे का तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। कोई क्रिकेट का कोच है, उसने 7 बैट खरीदे और 6 क्या खरीदी, गेंदे खरीदी, और दोनों को मिलाकर उसने जो पैसे दिए दुकानदार को कितने दिए 3800 रुपए। आगे एक बात और बोली है, बाद में उसने 3 बैट या 3 बल्ले और बैट एक ही बात है, 3 बैट और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको दो चीजें दे रखी है, एक बल्ला दे रखा है, एक गेंद दे रखा है, एक को x मानो और एक को क्या मानो y मानो, हमारा काम हो जाएगा। ध्यान देना साहब, इधर आप लिखेंगे माना, माना बल्ले का मूल्य। हमने मान लिया कि एक जो बल्ले का मूल्य पता नहीं कितने में दिया, तो हमने मान लिया कि एक जो बल्ले का मूल्य वो कितना मान लिया x रुपए मान लिया कि हमें x रुपए में पड़ा, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य मान लो,
और जो गेंद का मूल्य है वो हो जाएगा आपके पास y रुपए। हाँ जी, कोई समस्या यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बल्ले का मूल्य x रुपए मान लिया और गेंद का मूल्य क्या मान लिया? y रुपए। इधर ध्यान देना। अब प्रश्न अनुसार जो बात बोली है ना वो गौर करने वाली। प्रश्न अनुसार आपको क्या बोला गया है कि मैंने कितने बल्ले खरीदे। एक बात बताओ, आपने सपोज दैट एक पेन 10 रुपए का आता है। कितने रुपए का पेन आता है? 10 रुपए का। और अगर आपको 5 पेन खरीदने या 6 खरीदने, सपोज दैट आप दुकानदार वाले कितने पैसे दोगे? 60 रुपए दोगे। कैसे पता लगा कि मेरे को 6 पेन खरीदने हैं और एक पेन की जो कीमत है वो 10 रुपए और प्लस कर दो, और मेरे को 4 पेंसिल खरीदनी। कितनी पेंसिल खरीदनी? 4, और उसकी कॉस्ट दे रहा हूं 3। मतलब अगर आप जितनी चीजें लेते हो उसको उससे गुणा कर देते हो, जितनी चीज लेते हो उसकी लागत से गुणा कर देते हो, तो आपके पास उत्तर आ जाता है। आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप समझना कि वहां क्या लिखा हुआ है कि मुझे 7 बल्ले खरीदने। कितने बल्ले खरीदने यानी कितने बेड खरीदने? 7। समझना साहब, कितने बेड खरीदने? 7। और उनकी लागत में कितनी दे रहा हूं उसको? x। मेरे को पता नहीं है कितनी। अभी मैंने देखो 6 पेन वाला बताया, 6 पेन मुझे खरीदने, लागत मेरे पास कितनी थी? 10 थी, मैंने गुणा करवा दिया। मेरे को बेड 7 खरीदने हैं बट लागत उसकी मैंने मान ली x। प्लस गेंदें कितनी खरीदनी? 6 खरीदनी, लेकिन लागत मुझे पता नहीं, लागत मैंने मान लिया y। लेकिन ये जरूर है कि मैं अगर इस 7 बेड को उसके मूल्य से गुणा करवाऊंगा और 6 गेंद को उसके मूल्य से गुणा, टोटल जो मैं पैसे देने वाला हूं दुकानदार को वो मैं उसको 3800 रुपये देने वाला हूं। शायद इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जितनी चीज आप खरीदोगे, आपने जितनी भी चीजें खरीदी उसको उसी लागत से गुणा करोगे तो आपके पास उत्तर आएगा। तो आपने 7 बेड खरीदे। कितने बेड खरीदे? 7। उसकी लागत कितनी थी? x, क्योंकि लागत मुझे पता नहीं है। अगर मेरे को पता लग जाए मैंने एक बेड 400 रुपए में लिया तो 7 बेड का 2800 रुपए हो गए। क्यों? पता कैसे लगा? 7 को 400 से गुणा किया तभी तो पता लगा। तो ध्यान रखना कि 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा? 3800। क्यों? 7 बेड खरीदे, कितने में खरीदे? x में खरीदे, प्लस 6 गेंदें खरीदी, कितने में खरीदी? y में खरीदी। लेकिन जब दोनों की टोटल कॉस्ट मिलाकर मैंने जब कोच ने दिए तो उसको टोटल कितने पैसे का भुगतान करना पड़ा? 3800 रुपए करना पड़ा। ये आपके पास आ गया समीकरण संख्या 1। क्या आ गया साहब? समीकरण संख्या 1। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या होनी चाहिए। आगे की बात आगे लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार ध्यान देना सर। आगे क्या बोला? उसने 3 बल्ले खरीदे। इस बार कितने बल्ले खरीदे? 3। कितने में खरीदे? x रुपए में खरीदे। मुझे क्या पता कितने में खरीदे, मैंने मान लिया x। प्लस कितनी गेंदें खरीदी? 5। कितने में खरीदी? y रुपए में। लेकिन दोनों की टोटल कॉस्ट में उसको 1750 दे के आया हूं। समीकरण संख्या 2। हाँ जी, मेरे लाल और लालियों को कोई समस्या है क्या यहां तक? अरे बोलो, यहां तक कोई समस्या है क्या? ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले कलम वाला वो करवा रखा, ध्यान रखना। तो ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हल करना। समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी का मान निकालो, फिर मान रखो उत्तर आ जाएंगे। किससे निकालो? किसी से निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इस समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इसको मैं आगे बढ़ाऊं, मैं x का ही मान निकाल लेता हूं। चलो मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं कि 3x बराबर ये हो गया 1750 प्लस का 5y, उधर गया किसका हो गया? माइनस का 5y। और यहां से जब आप x का मान निकालेंगे तो यह आएगा 1750 माइनस का 5y बटा में। गुणा वाला कहाँ जाएगा? आपके भाग में जाएगा सर। गुणा वाला कहाँ जाने वाला बेटा? भाग में जाने वाला। तो मेरे पास x का एक फाइनल रिजल्ट मिला मुझे ये, जब मैंने समीकरण 2 को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। और इसको साहब मैं देने वाला हूं समीकरण संख्या 3, और बाकी का काम हम कर लेंगे उधर। आराम से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया, भाषा के अकॉर्डिंग बना दे। ठीक है, इस समीकरण थोड़ा आगे बढ़े। 3x बराबर 1750 प्लस का 5y इधर है माइनस का 5y, और x का मान आ गया ये x का मान उठा कहाँ रख दो? समीकरण संख्या 1 में रख दो। कहाँ रख दो साहब? समीकरण संख्या 1 में। तो आप यहां लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये तो आपको पता है जिस समीकरण से आप मान निकाल दो उसमें तो कभी नहीं रखना। ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है सर, इधर ध्यान दें। आगे क्या का समीकरण 1 लिखें पहले। समीकरण 1 है आपके पास 7x प्लस का 6y
बराबर में कितना है 3800। ठीक है सर, 7 गुणा में x का मान कितना, ये रहा देखो, x का मान है आपके पास 1750 माइनस का 5y बटा में 3 प्लस का 6y बराबर में हो जाएगा 3800। अब कोई कट तो नहीं रहा, तो इनको इनसे गुणा करवाओ सब, कितना आएगा 1750 को 7 से गुणा करवाओ, तो गुणा करवाने पर देखो 7 को 0 से गुणा करोगे 0, 7 को 5 से गुणा करोगे 35, हाँ या ना, आएगा। 7 पंजे 35, हासिल गए इतने के 3, 7 को 7 से करो गुण 50 और 3 हो जाएंगे आपके 52, हासिल गए 5, 7 एकम 7 5 12, 12,250 माइनस 7 को 5 से करवाओगे तो हो जाएगा 35y और बटा में कितना बचेगा 3 और प्लस का हो जाएगा 6y बराबर में हो जाएगा 3800। मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। इसके बटा में कितना है 1, तो इस पूरी लाइन का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। 3 का 3 में भाग, एक बार 1 को इस पूरे से गुणा करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 12,250 माइनस 35y प्लस 1 का भाग 3 में, 3 बार 3 को जब 6 से गुणा करवाओगे तो 18y आएगा बराबर में हो जाएगा 3800। ये इधर वज्र गुणा करवा दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 12,250 माइनस, क्या मैं इसको 17y कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, माइनस के 35y में से 18y जाएगा, माइनस के 17y बचेगा और बराबर में हो जाएगा 3800 और गुणा में क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 12,250 माइनस का 17y बराबर, गुणा कर दो, देखो 0 को 3 को 0 से करोगे 0 वापिस 0, 8 24, 8 24 हासिल के कितने गए 3, 3 को 3 से गुणा 9 और 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, तो 11,400। तो यहाँ से देखो माइनस का जो 17y आएगा वो आएगा 11,400, ये प्लस का 12,250 उधर जाएगा माइनस का 12,250, तो माइनस का जो 17y है बराबर बचेगा, कितना बचेगा, तो इसमें से ये जाएगा माइनस की बचेगी बड़ी संख्या, तो 0 में से गया 0, 5 में से 0 गया 5, ठीक है, और इधर 122 है, इधर 114 है, तो 122 में से 114 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा क्या, बिल्कुल 8 बचेगा, 850 माइनस का 850 बचा भी, और माइनस y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 850 बटा में माइनस का 17, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान आ जाएगा 50, क्यों 17 का भाग 85 में जाएगा 5 बार, 17 5 85 और 50 आ गया। बोलो साहब कोई समस्या है क्या यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। कैलकुलेशन बारी भरकम आई है, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा। अब आप लिखेंगे y बराबर 50, y बराबर 50 समीकरण किस में 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखो कौन सा समीकरण 3, समीकरण 3 है x बराबर है 1750 माइनस का 5y और बटा में कितना है 3, ये है समीकरण संख्या 3। मैं इसको सोल्व करवा देता हूं आपको, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा x, y का मान कितना है 50 बटा में कितना 3, x का मान हो जाएगा 1750 माइनस 5 को 50 से गुणा करोगे 250 आएगा बटा में कितना आएगा 3, तो x का मान 1750 में से 250 गया 1500 बचेगा और 1500 बटा में कितना आएगा 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 500, x का मान कितना आ जाएगा 500। पहले तो आप यहाँ तक मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, अरे बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या आपको, एक भारी भरकम सी कैलकुलेशन आई है इसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है, बाकी समीकरण 2 बहुत इजी बन गए थे। समीकरण 2 से x का मान निकाला, इस 7 को इससे गुणा किया ये आया, इस 7 को इस 5y से गुणा 35y, फिर एलसीएम लिया, कैलकुलेशन हार्ड हुई बाकी कोई नहीं, y का मान 50 आया, y का मान 50 उठा के यहाँ रखा तो x का मान कितना आ गया 500 आ गया। तो आप लिखेंगे अतः, मैं इधर लिख रहा हूँ बाकी काम, ठीक है सर, आप लिखेंगे अतः बल्ले का मूल्य x माना था और x को इतना मान लिया 500 आ गया हमारे पास, बल्ले का मूल्य हो गया 500 रुपये, गेंद का मूल्य कितना माना y रुपये, y मतलब 50 रुपये, तो एक बल्ले का जो मूल्य देके आया मैं 500 रुपये देके आया और गेंद कितना देके 50, और यही चलता है रेड साइड।
अरे बोलो, पता है क्या आपको कितनी रेट चलती होगी? शायद यही रेट चलती है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये है आपके एक सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बट इक्वेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में दिक्कत आई है। कैलकुलेशन बड़ी छोटी वो तो आपको करनी पड़ेगी, गुणा भाग तो करना पड़ेगा। 7 को 1750 से गुणा करना तो करना ही पड़ेगा। ये 12,250 आएगा तो 12,250 आएगा, और इसमें से जब ये माइनस करो माइनस का 850 आएगा तो माइनस का 850 ही आएगा। और इसमें जब 17 का भाग लगाओ माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 17 का भाग 850 में 50 बार जाएगा तो 50 बार ही जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये हो गया आपके पास तीसरे का तीसरा सवाल। अभी टोटल 3 सवाल और बचे हैं, अभी लंबी यात्रा आधे काम पर हम पहुंचे। अगली स्लाइड में करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशंस। तब तक आप एक बार इसको पूरा देखें, कैलकुलेशन में कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी। बाकी ये काम तो बड़ा सिंपल था, ये मान निकालना, बाकी कैलकुलेशन है भारी भरकम कैलकुलेशन, भले ही कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो आती है 10th क्लास में बेटे, उतना हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार आप देखो तीसरे का तीसरा सवाल। अगली स्लाइड में करवाता हूं तीसरे का चौथा सवाल। अब देखो करते हैं तीसरे का चौथा सवाल। तीसरे का चौथा सवाल ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये प्रश्न बात का पहले दूसरा। अब ये बताओ नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होता है? आपने रैपिडो नाम सुना? अभी एक कार का ऐसा चलता है रैपिडो वगैरह करके, आप कोई कार बुक करते हो सपोज देर, वहाँ एक नियत भाड़ा लग जाए। नियत भाड़ा कैसे? आपने सपोज देर कहीं जाना है आपको, जैसे आप जहाँ पर भी रहते हो उससे आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है। कहाँ जाना है आपको? 10 किलोमीटर दूर जाना है, और आपने एक रैपिडो बुक की, आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा 50 रुपये। मतलब जैसे ही आपने ऐप से काम किया तो ऐप से काम करने बुक करने का जो चार्ज है, जैसे फ़ोनपे वगैरह से आप रिचार्ज करते हो तो पैसे लगते हैं या नहीं लगते हैं? बिल्कुल लगता है, अलग से लगता है ना। जो भी रिचार्ज होता है उसमें 2-3 रुपये वो प्लेटफॉर्म फीस लगती है। तो एक नियत चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज जिसको बोला जाता है कि एक नियत किराया हो गया कि वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आप कर रहे हो तो अलग बात है। दूसरी बात, आपने टैक्सी बुक की तो टैक्सी बुक करने नियत भाड़ा तो लगे। अब चली गई दूरी पर क्या करना? आपको भाड़ा देना। मतलब नियत भाड़ा तो आप 1 किलोमीटर जाओगे तो भी आपको देना, 10 किलोमीटर जाओगे तो भी सेम देना, 20 किलोमीटर जाओगे तो भी सेम देना, 40 किलोमीटर जाओगे तो भी आपको देना, 50 किलोमीटर जाओगे तो भी, और 100 किलोमीटर जाओगे तो भी नियत भाड़ा उतना ही देना एक बार टैक्सी बुक हो गई। और आप बिल्कुल गए भी नहीं, सपोज टैक्सी बुलाई, टैक्सी वापस ऐसे भेजते मन नहीं है मेरा जाने का, तो भी आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, वो भाड़ा वापस नहीं होगा। नियत भाड़ा तो किसी भी कंडीशन में आपको देना पड़ेगा। तो 2 चीजें हैं हमारे पास, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम मानेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बोलो किराया बोलो एक ही बात है, और नियत भाड़ा बोल दिया कि मैं उसको कितना देने वाला हूं, X रुपये देना, क्योंकि मुझे पता नहीं, मान लिया, ठीक है। दूसरी बात, टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर मतलब आपको कोई बोल दे कि मैं 1 किलोमीटर ले जाने से आपको 5 रुपये लेने वाला हूं। 1 किलोमीटर के कितने? 10 रुपये बोल दिया सपोज। तो 2 किलोमीटर कितने हो गए? 20, 10 के कितने हो गए? 100 हो गए, 15 कितने हो गए? 150 हो गए। जितने किलोमीटर जाते जाओगे पैसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये जो नियत भाड़ा 100 रुपये, ये तो आपको एक बार देना, चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 15 किलोमीटर जाओ, चाहे 25 जाओ, तो X का तो क्या देना? X देना। इस बात को ध्यान रखना। अब प्रश्न अनुसार आपको बात क्या बोली, सुनना मेरी बात। प्रश्न अनुसार क्या बात बोली, ध्यान से सुने भाई। प्रश्न अनुसार बोला है सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है मुझे? 105 रुपये। 10 किलोमीटर तो शुरुआत में मुझे नियत भाड़ा तो X देना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लस 10 किलोमीटर मुझे और जाना है, ये तो मुझे देना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन, चाहे मैं 10 किलोमीटर जाऊं, चाहे 15 जाऊं, चाहे 25 जाऊं, चाहे 30 जाऊं, चाहे जाऊं नहीं। लेकिन मेरे को जो नियत भाड़ा मैंने X मान लिया है, मैंने सपोज 50 रुपये बोल दिया, नियत भाड़ा एक बार का लग गया। अब टैक्सी आपके पास आई, आप जितने किलोमीटर आगे जाओगे आपको भाड़ा देता जाना। 1 किलोमीटर का 10 से बोल दिया तो आप 100 किलोमीटर जाओगे तो 1000 रुपये दे देना उसको, 50 जाओगे तो 500 रुपये दे देना, 10 किलोमीटर जाओगे तो 100 रुपये दे देना। जितने किलोमीटर आप जाते जाओगे 1 किलोमीटर का 10 रुपये 15 रुपये जो भी चार्ज होता है टैक्सी वालों का वो लेते हैं। लेकिन नियत भाड़े का मतलब है कि मैंने आपसे X रुपये ले लिया, लेकिन किलोमीटर प्रति का भाड़ा कितना लिया? Y लिया, तो X तो मुझे देना ही देना पड़ेगा, प्लस मुझे जाना कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर के लिए मुझे भाड़ा कितना देना पड़ेगा आपको? Y। लेकिन इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो मेरे पास उसका पैसा कितना आएगा? 105 समीकरण संख्या 1। बोलो मेरे लालो लालियों कोई समस्या है क्या?
नियत भाड़ा मेरे को देना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन, मैंने कितना दे दिया उसको टैक्सी वाले को x, प्लस मेरे को जाना कितने किलोमीटर है 10, जितने किलोमीटर जाना, जितने पैसे में किलोमीटर दूंगा उससे गुणा करो, 10 किलोमीटर जाना है मुझे, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना दे रहा हूं भाई x प्लस 10y बराबर टोटल पैसा कितना दे रहा हूं उसको 105 रुपए। ठीक है सर, पुनः प्रश्न अनुसार आपको क्या बात बोलेगा, ये हो गया आपका समीकरण संख्या 1। कौन सा समीकरण हो गया साहब, समीकरण संख्या 1। अब पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला, ध्यान देना, आप लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि आगे कितने किलोमीटर जाना है मुझे, 15 किलोमीटर। मैं चाहे 15 जाऊं, 25 जाऊं, 10 जाऊं, कोई मतलब नहीं, मुझे x तो देना ही पड़ेगा उसको, नियत भाड़ा मैंने दे दिया। ठीक है, प्लस कितने किलोमीटर जा रहा हूं 15, उसके लिए भाड़ा कितना दे रहा हूं भाई, तो 15 किलोमीटर जाओ भाड़ा बढ़ जाएगा, भाड़ा इस बार बढ़ा के उसने बोल दिया कितना दे दो 155 रुपए। समीकरण संख्या 2 साहब, समीकरण संख्या कितना हो गया 2, ये आपके पास आया समीकरण संख्या 2। बोलो बोलो मेरे लालो और लालियों, कोई समस्या है क्या है आपको? मेरे को नहीं लगता इसमें कोई समस्या आपको होनी चाहिए। हमने इजी वे में दोनों समीकरणों को बना लिया, और समीकरण बन गए उसके बाद का तो काम बड़ा इजी है, गुणा भाग बड़े हो छोटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये, प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने y रुपये मान लिया। प्रश्न अनुसार पहले मैं 10 किलोमीटर गया, मैं 10 जाऊं 15 जाऊं आगे 25 भी जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को x देना है। तो x किलोमीटर 100 रुपये दिया, प्लस 10 किलोमीटर कितने रुपए दिए भाई, दोनों को मिलाकर 105 रुपये। x तो देना ही पड़ेगा, प्लस 15 किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिए भाई, और दोनों को मिलाकर 155 रुपये दिए। अब यहां से x और y का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे, किसी से भी एक का मान निकाल लो, जिससे इजी निकले यहां से निकालो। यहां से क्या मैं कह सकता हूं, x बराबर 155 माइनस 15y, समीकरण संख्या 3। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, बोलो सर, x बराबर 155 प्लस का 15y इधर आया माइनस का 15y, ये मान उठाकर कहाँ रखेंगे साहब, समीकरण संख्या 1 में। किस में रखेंगे साहब, समीकरण संख्या 1 में। आप लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। एक समीकरण बोलो, समीकरण 1 है आपके पास x प्लस 10y बराबर में 105। ठीक है सर, x का मान कितना, ये रहा देखो, x का मान है 155 माइनस का 15y और प्लस में 10y चल रहा है, बराबर में कितना हो गया 105। बाकी का काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो माइनस के 15y में से 10y जाएगा तो माइनस का 5y बचेगा, क्योंकि माइनस का 15 बड़ा है, माइनस का 5y बराबर ये हो जाएगा 105 माइनस 155, क्योंकि प्लस का 155 उधर जाएगा, माइनस का 155 यहां से बचेगा, माइनस का 5y बराबर, माइनस के 155 में से माइनस का 105 जाएगा तो माइनस का 50 बचेगा। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। y का मान अगर आप यहां से निकालेंगे तो माइनस का 50 बटा में माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान 5 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा साहब, 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो ये मेरे पास आ गया y का मान, कितना मान आ गया, y का मान 10। ये समीकरण बनने के बाद ये काम तो हमने कितनी बार कर लिया। ये y बराबर 10 कहाँ रखना चाहिए मुझे, समीकरण 1 2 किसी में भी, 3 में रख दो, चाहे 3 में रख दो। यहाँ आप लिखेंगे y बराबर 10 समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर सर, समीकरण 3 में। और समीकरण 3 है मेरे पास x बराबर 155 माइनस 15y, ये रहा समीकरण 3। x बराबर 155 माइनस 15 गुणा y का मान कितना मेरे पास 10, तो x का मान आएगा आपके पास 155 माइनस 15 को 10 से गुणा करोगे 150, x का मान आएगा 155 में से 150 जाए कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। ये आ गया आपके पास x का मान। तो x का मान मेरा क्या हो गया, नियत भाड़ा हो गया। क्या हो गया, नियत भाड़ा हो गया। तो मैं लिख सकता हूं अतः, अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए देना पड़ेगा मुझे, और प्रति किलोमीटर भाड़ा वो कितना देना पड़ेगा मुझे, 10 रुपए। मतलब मैंने टैक्सी बुक की
तो टैक्सी बुक करते ही मेरे को 5 रुपये तो उसको देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को, ये तो फिक्स भाड़ा हो गया। लेकिन अब मैं जैसे जैसे किलोमीटर जाऊंगा उसका भाड़ा मेरे को कितना देना, 1 किलोमीटर कितना देना, 10 रुपये देना। मेरे को अभी एक सवाल और पता है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, तो आप लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर क्या जाएगा, x प्लस 25y। बोलो हाँ या ना, क्योंकि मुझे x तो देना ही पड़ेगा, चाहे मैं 10 किलोमीटर जाऊं, चाहे 15 जाऊं, चाहे 20 किलोमीटर जाऊं, चाहे 25 किलोमीटर जाऊं, मुझे नियत भाड़ा दिए 5 रुपये तो मेरे को उसको देना ही पड़ेगा। बाकी 25 किलोमीटर के लिए 10 के हिसाब से दे देंगे। तो उत्तर क्या आएगा आपके पास, उत्तर आएगा x का मान 5 है प्लस 25 गुणा y कितना है 10, ये बनेगा 5 प्लस 25 को 10 से गुणा करोगे 250, जोड़ोगे तो आ जाएगा 255 रुपये, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा। बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। गुणा भाग है, गुणा भाग आपको करने पड़ेंगे। समीकरण बनाए, समीकरण से x का मान 2 से x का मान रखा, गुणा करते गए y 10 आया, x का मान 5 आया। x का मान मतलब नियत भाड़ा, y का मान मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया। 25 किलोमीटर का भाड़ा मतलब बराबर हो जाएगा x प्लस 25, x तो देना ही है, 25 किलोमीटर का y भाड़ा दे रहे हो। x का मान 5 प्लस 25 गुणा y का मान कितना 10, 25 को 10 से गुणा किया 250, 250 में 5 जोड़ा 255 रुपये। मतलब मेरे को 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देने, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देने और 25 किलोमीटर के लिए मुझे 255 रुपये देने। इनमें मेरे को प्रति 1 किलोमीटर जाने के 10 रुपये देने, लेकिन 5 रुपये मैं उसको फोगट के दे रहा हूँ। वो तो मेरा नियत भाड़ा लग गया। मैंने जैसे ही टैक्सी बुक की ना, अब मैं उसको टैक्सी वाले को जैसे ही बुक करूंगा मेरे को 5 रुपये तो उसको पहले से ही कटाने पड़ेंगे। अब मैं जैसे जैसे जाऊंगा, चाहे 10 किलोमीटर जाऊं, चाहे 20 जाऊं, चाहे 30 जाऊं, चाहे 25 जाऊं, चाहे 15 किलोमीटर जाऊं, 1 किलोमीटर जैसे जाऊंगा 10 रुपये बन जाएगा उसका, 2 किलोमीटर जाऊंगा 20 रुपये बन जाएगा, 5 किलोमीटर जाऊंगा 50 रुपये बन जाएगा, 10 किलोमीटर जाऊंगा 100 रुपये बन जाएगा। और पहले बोला था इसने कि 10 किलोमीटर गया हूं तो 10 किलोमीटर का मेरे को भाड़ा जो बना है किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर का 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये बना, लेकिन मैंने दिया कितना उसको 105 रुपये। इसका मतलब 5 रुपये मैं उसको फिक्स दे रहा हूं कि ले भाई नियत भाड़ा ये तेरा लजा तू फिक्स्ड चार्ज है। और 15 किलोमीटर गया, इसका मतलब मुझे 10 के हिसाब से कितना देना चाहिए, 150 देना चाहिए था, 150 देना चाहिए था मैं, लेकिन मैं उसको कितना दे रहा हूँ 155, तो भी मैं उसको हर बार कितना रुपए दे रहा हूँ, उसमें 5 रुपये एक्स्ट्रा दिया। जब मैं 25 किलोमीटर गया तो 25 किलोमीटर के 10 रुपये के प्रति किलोमीटर के हिसाब से 25 गुणा 10 200 रुपये मुझे देने थे, 250 रुपये उसको देने थे, लेकिन मैंने दिए कितने उसको 255 रुपये दे। इसका मतलब उसको वापस मैंने 5 रुपये क्या दे दिए और फोगट के दे दिए। ये उस टैक्सी का एक नियत भाड़ा है, फिक्स्ड चार्ज है। कहीं की बड़ी होटलों में 5 स्टार 7 स्टार होता है, आपको बैठने के पैसे देने पड़ेंगे, फिर बाकी काम तो जो आप खाओगे पियोगे वो तो एक अलग से एडिशनल चार्ज है, वो एक फिक्स्ड चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर सोच लिया जाए कि इस होटल में जाने का 100 रुपये देना है तो पहले वो 100 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। अब आपने चाहे खाया या पिया नहीं कोई मतलब, वो 100 रुपये तो भी आपको देना है। अब खाने और पीने का अलग चार्ज है, ठीक है, जो भी खाना वगैरह खाओगे अलग चार्ज होगा, 100 रुपये तो लग गया। इसी में है आपके टैक्सी का जो भाड़ा है वो 5 रुपये तो मुझे नियत भाड़ा देना पड़ेगा, बट प्रति किलोमीटर का 10 रुपये के हिसाब से दे दिया और ये क्वेश्चन मैंने कर दिया सोल्व। ये है तीसरे की चौथी समस्या जो हमने सोल्व कर दी है। इजी वे में आपके हो गया होगा समीकरण बनाने, गुणा भाग करने, बाकी ज्यादा कोई काम नहीं। अगली स्लाइड में करवाता हूँ तीसरे का 5वां सवाल, तब तक आप एकदम धैर्य से इस क्वेश्चन को समझे, एक एक भाषा को समझे, ठीक है। अगली स्लाइड में करवाता हूँ। अब देखो करते हैं तीसरे का 5वां सवाल। तीसरे के 5वें सवाल में आपको क्या समस्या बोली, ये बोली है यदि किसी भिन्न के, अब जैसे ही भिन्न आया तो आपको समझ में आना चाहिए, पहले तो ये बताओ भिन्न क्या होती है। आप कहोगे सर भिन्न बराबर होती है अंश बटा हर, तो हमें 2 चीजें मिली या नहीं मिली, एक अंश मिला और एक क्या मिला हर। इसका मतलब अंश को मैं x मान लूं, हर को क्या मान लूं y। मेरा काम है एक चीज को x मानना और एक को y मानना, तो ये मेरे पास मिल गया, अंश को मैं x मान लूंगा, हर को क्या मान लूंगा y। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी मैं अंश में भी 2 जोड़ दूं और हर में भी मैं 2 जोड़ दूं, तो मेरी भिन्न कितनी आ जाएगी 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दूं, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है 5/6। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात हो जाएगी क्योंकि अंश आ गया और हर आ गया, तो अंश बटा हर को मैं भिन्न लिख दूंगा। अंश का मान मैं x मान लेता हूं, हर का मान मैं क्या मान लेता हूं y मान लेता हूं। सुनो सर, पहली बात तो आप लिखेंगे माना अंश बराबर हो गया x और हर बराबर हो गया y। क्या हो गया, अंश बराबर हो गया x और y बराबर हो गया, x हो गया हर बराबर हो गया y। आप लिखेंगे चूंकि भिन्न बराबर, किसी भी भिन्न को लिखने का तरीका होता है अंश बटा में हर। क्या होता है साहब, अंश बटा में हर। तो अंश को मैं मान लूं x और हर को मैंने क्या मान लिया y।
अगर मेरे पास अंश का मान आ गया, मतलब x का मान आ गया और हर का मान आ गया y, तो उसको मैं बोल दूंगा x बटा y का मान रखते ही मेरे पास भिन्न का मान आ जाए, जो मेरे को बोले। अब प्रश्न अनुसार क्या बात बोली, ध्यान से सुने सब। प्रश्न अनुसार आपको क्या बोला गया, ध्यान देना। प्रश्न अनुसार बोला यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश कितना है मेरा x, x में भी मैं कितना जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं। हर कितना है मेरे पास y, इसमें भी कितना जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं। तो मेरी भिन्न बन जाएगी 9/11। हाँ जी बोलिए साहब, कोई समस्या? यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए, क्योंकि मैंने अंश को x बोल दिया और हर को मैंने क्या बोल दिया, y बोल दिया। यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो मेरी भिन्न कितने में बदल जाएगी, 9/11 में। क्या बेटा मेरे को यहाँ से वज्र गुणा करना चाहिए? आपको सर कैसे? ये चीज इससे गुणा हो जाएगी, ये चीज इससे गुणा हो जाएगी, इसको बोला जाता है वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करोगे तो गुणा क्या आएगा, 11 को इससे गुणा करोगे तो 11 गुणा हो जाएगा x + 2 से, और 9 गुणा हो जाएगा किससे, y + 2 से। ये 11 अंदर जाकर गुणा होगा, तो 11 को x से गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 11x, प्लस 11 को 2 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 22। 9 को y से गुणा करोगे तो बनेगा 9y, और 9 को 2 से गुणा करोगे तो बनेगा 18। अब चर एक तरफ कर दो और अचर एक तरफ कर दो, ठीक है सर। ये बचा आपके पास 11x, ये प्लस का 9y इधर आएगा, माइनस का 9y बराबर हो गया 18, और प्लस का 22 उधर गया, किसका हो गया, माइनस का 22। यहाँ से ये आएगा आपके पास 11x माइनस का 9y, माइनस के 22 में से 18 जाएगा तो माइनस का बचेगा 4, जिसको देंगे समीकरण संख्या 1। जिसको क्या देंगे, समीकरण संख्या 1। ये मान आया आपके पास किसका सब, समीकरण संख्या 1 का। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत थी। अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 2 जोड़ दिया, भिन्न बन गई 9/11। वज्र गुणा किया, चर को एक तरफ कर दिया, अचर को एक तरफ कर दिया, -4 बचे, क्योंकि -22 बढ़ा। -22 में से 18 जा रहा, माइनस का क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है साहब। अब पुनः प्रश्न अनुसार और बात बोली इसने आगे, सोल्व करना। पहले तो आप लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। क्या बोला है, पुनः प्रश्नानुसार ये बोला है कि यदि अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। अंश कितना है मेरा x, इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 3। हर कितना है मेरा y, इसमें भी कितना जोड़ दिया जाए, 3। दोनों में जोड़ना, ध्यान देखो लिखा दोनों में, इधर भी लिख रखा था दोनों में। अगर जोड़ दिया जाए तो मेरी भिन्न आ जाएगी 5/6, जो ये लिख रखा। वज्र गुणा कर दो, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो 6 गुणा हो जाएगा किससे, x + 3 से, और 5 गुणा हो जाएगा किससे, y + 3 से। 6 को 1 से गुणा करोगे 6x, प्लस 6 को 3 से गुणा करोगे 18, बराबर 5 को y से गुणा करोगे 5y, प्लस 5 को 3 से गुणा करोगे 15। अब इसमें चर को एक तरफ करो मत, क्यों? क्योंकि मुझे वैसे भी x का मान निकालना पड़ेगा किसी में, मैं इधर ही रखता हूँ इस x को। देखो ये हो गया 6x बराबर, ये बन गया 5y प्लस का 15, और प्लस का 18 उधर गया, माइनस का 18। यहाँ से समीकरण बनेगा 6x बराबर 5y -3 नहीं बनेगा क्या ये, और यहाँ से जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 5y -3/6। ये मेरे पास आ गया। और चाहो तो आप एक बार चलो समीकरण बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बना देता हूँ मैं समीकरण, क्योंकि किताब में पीछे समीकरण है, और फिर आप समीकरण देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं, तो ऐसा लगेगा सर उत्तर गलत आ गए शायद। चर को एक तरफ करो, चलो 6x प्लस का 5y इधर आया, माइनस का 5y बराबर हो गया 15, और प्लस का 18 उधर गया, माइनस का 18। ये बनेगा 6x माइनस का 5y बराबर -3। इसको हम देंगे समीकरण संख्या 2। कितना देंगे साहब, समीकरण संख्या 2। ये हो गया समीकरण संख्या 2। बोलो सर कोई समस्या? अरे बोलो बेटा जी, कोई समस्या क्या? कोई समस्या नहीं, जैसी जानकारी दे रखी थी वैसे। अब इससे किसी का मान निकाल, x का निकाल लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़े, किसी से निकालो। चाहिए x का मान निकालोगे तो -3, ये माइनस का 5y इधर जाएगा, प्लस का 5y, और x का मान आ जाएगा -3 प्लस का 5y, और गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में। इसको हम देंगे समीकरण संख्या 3। कौन सा देने वाले बेटा, समीकरण संख्या 3। अरे बोलो सर कच्चू समस्या है क्या आपको? मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये समीकरण संख्या 3 आ गई। ये x का मान उठा कहाँ रख दो, समीकरण संख्या 1 में। थोड़ी सी कैलकुलेशन भारी भरकम होगी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे।
हमें कैलकुलेशन से डर नहीं लगता बेटा, मैथ से डर लगता है ना। चलो कोई नहीं, आप लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है साहब, समीकरण 1 ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देने दे। समीकरण क्या बनेगा, ये 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ठीक है साहब, 11 गुणा में x का मान कितना, ये रहा, देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा, माइनस का 3 प्लस का 5y बटा में 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। 11 को -3 से गुणा करोगे माइनस का 33 प्लस 11 को 5 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 55y बटा में 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। क्या इसके नीचे 1 है क्या, बिल्कुल, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6। 6 का 6 में भाग एक बार, 1 को इससे गुणा करो, माइनस का 33 प्लस का 55y माइनस 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 9 से गुणा करोगे 54y बराबर हो जाएगा माइनस का 4। ये इधर वजर गुणा करवा दो तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 33 प्लस 55y में से 54y जाएगा, y बचेगा, और 6 इधर जाके गुणा होगा तो माइनस का क्या बना देगा, 24 बना देगा। माइनस का 6 को -4 से गुणा बना देगा ये, बिल्कुल। और यहाँ से y बराबर आप कह सकते हो कि माइनस का 24 माइनस का 33 उधर गया, हो गया प्लस का 33, और y का मान आ जाएगा साहब कितना, 9 आ जाएगा। y का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 9। 33 में से 24 जाएगा, माइनस प्लस का 9 ही बचेगा, बिल्कुल सर। ठीक है, अब ये जो मान आया आपके पास, आप लिखेंगे y बराबर 9। समीकरण 3 में रखने पर y का मान किस में रखेंगे साहब, समीकरण 3 में। समीकरण 3 का है, ये रहा देखो, समीकरण 3 है आपके पास x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y बटा में कितना है, बटा में 6 है साहब, कितना है, बटा में 6। तो x बराबर -3 प्लस 5 गुणा y का मान कितना है 9 बटा में कितना आएगा 6, x का मान -3 प्लस 9 को 5 से गुणा करोगे 45 बटा में 6, x का मान 42 बटा में 6। तो आप कहेंगे सर x का मान कितना आएगा, 7 आएगा सर, कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा आपके, 7 आएगा। तो आप कहेंगे अतः, या ऊपर लिख दूं क्या, बिल्कुल ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, बिन में ऊपर लिख देता हूं, आपको बिन निकालनी है ना, तो बिन आप लिखेंगे, बिन बराबर हमने क्या मानी थी, x बटा y, तो x का मान 7 और y का मान कितना 9। ये आपके पास आ गया बिन का मान। ये आपके पास किसका मान आ गया साहब, बिन का मान आ गया। मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बोलो सर। जैसी जानकारी आपको दे रखी थी वैसे लिखी, बिन में अंश होता है, हर होता है, अंश को मैंने x मान लिया, हर को मैंने y मान लिया। पहले जानकारी बोली कि अंश में 2 जोड़ना और हर में भी 2 जोड़ना, 9/11 है, कैलकुलेशन की, ये समीकरण बना। फिर बोला पुणे प्रश्न अनुसार कि अंश में भी 3 जोड़ना और हर में भी 3 जोड़ना, और जब आप ऐसा जोड़ दोगे तो उत्तर आएगा 5/6। इनको क्रॉस किया, यह है। इस समीकरण से मैंने x का मान निकाला, ये x का मान उठा के मैंने यहाँ रखा। एक कैलकुलेशन हुई भारी सी भरकम सी, कोई दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की कैलकुलेशन, काम किया, y का मान 9 है, y का मान उठा के मैंने समीकरण 3 में रखा, तो x का मान आया मेरे पास 7। x का मान 7 है, इसका मतलब अंश का मान 7 है, y का मान 9 है, मतलब हर का मान 9 है, और अंश बटा हर मैंने x बटा y माना, x बटा y यानी 7/9। आपकी बिन आ गई 7/9। बोलो साहब, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। ये हमने कर दिया तीसरे का 5वां सवाल। अगली स्लाइड में करवाता हूँ तीसरे का 6ठा सवाल, और उस 6ठे सवाल के साथ ये तीसरा सवाल भी खत्म हो जाएगा। तीसरे सवाल के साथ साथ में प्रश्नावली जो 3.2 है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको बढ़ते स्थापन विधि अब दिमाग में बैठ गई होगी। भाषा वाले कोई सवाल हार्ड नहीं, केवल कैलकुलेशन है। अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है, बेसिक मैथ्स आपकी मजबूत है, तो कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं आएगी। ये प्रतिस्थापन विधि का हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। मिलते हैं अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6ठे का सॉल्यूशंस लेके। तब तक आप एक बार इसको बढ़िया तरीके से नजरों से निकालो, देखो। अब देखो करते हैं तीसरे का 6ठा सवाल। तीसरे का 6ठा सवाल आपके जो प्रश्नावली 3.2 है उसका लास्ट सवाल है। उसके बाद 3.2 खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे इसके एग्जाम्पल। 4 आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनका सॉल्यूशंस कर लेंगे। फिर 3.3 के अंदर चलेंगे, प्रश्न करने के बाद सॉल्यूशन। 1-2 दिन की क्लास बची, तीसरा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, मजेदार जो द्विघात समीकरण है वो करेंगे। सवाल क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब आपको ये बोले कि 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, तो आपको क्या लगता है, आप उम्र कैसे बता सकते हो? आपको आज की उम्र पता होनी चाहिए ना। अब सपोज आज आप उम्र के हो 20 साल के,
या 15 साल के हो, कितने साल के हो, 15 साल के, तो आज से 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, 20 साल के हो जाओगे। और आज से 5 साल पहले कितने के थे, 10 साल के थे। तो कैसे पता लगा कि सर मुझे आज की उम्र पता है, आज से अगर मेरे को आगे का बोलेगा तो मैं उसमें 5 साल जोड़ दूंगा और पहले का बोले उसमें 5 घटा दूंगा। इसका मतलब आपको प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। एक जेकब है, एक जेकब का पुत्र है, तो जेकब को हम x मान लेंगे, जेकब की आयु को x मान लेंगे और उसके पुत्र की आयु को कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद का मतलब आज से 5 साल बाद में, और 5 वर्ष पूर्व मतलब आज से 5 साल पहले। आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो पहले मानने वाला काम शुरू करते हैं सर। आप लिखेंगे माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु x, क्या वर्ष लिख दूं क्या पीछे, बिल्कुल आयु वर्ष में ही होती, बिल्कुल होती। और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष मान ली हमने, y वर्ष। तो जेकब की वर्तमान आयु हमने मानी x वर्ष और जेकब का जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु मान ली हमने y वर्ष। अब जो पर्सन जैसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करते जाएंगे, समीकरण बढ़ेंगे, समीकरण में प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन लगाएंगे तो x का मान आएगा, x का मान आएगा तो फिर y का मान भी आ जाएगा। ठीक है, जो x का मान होगा वो जेकब की आयु हो जाएगी, जो y का मान होगा वो उसके पुत्र की आयु हो जाएगी। ये काम हमने करते हैं। ठीक है सर, प्रश्न अनुसार क्या बोला है, पहले बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, सुनना मेरी बात ध्यान से। 5 वर्ष बाद में अभी जेकब कितने साल का है सर, x का, आज से 5 साल बाद में उसकी उम्र बढ़ेगी नहीं, कितने साल बढ़ेगी, 5 साल। तो अभी जेकब x वर्ष का है तो आज से 5 साल बाद में कितने का हो जाएगा, x + 5 का। अगर जेकब की उम्र बढ़ेगी तो उसके पुत्र की उम्र भी बढ़ेगी। पुत्र अभी कितने साल का है, y वर्ष का है, आज से 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 5 साल। बोलो साहब, किसी को कोई समस्या? आज से 5 साल बाद में अभी जेकब की उम्र x है तो आज से 5 साल बाद में x + 5 होगी, तो उसके पुत्र की उम्र भी बढ़ेगी ना, ऐसा नहीं पुत्र वहीं रुक जाएगा, रुकेगा ना। तो पुत्र अभी y वर्ष का है तो आगे कितने का हो जाएगा, y + 5। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुना है, 3 गुना है। इसका मतलब 3 गुना आ जाएगा। यहां पर बात समझ में आई या नहीं आई? 5 वर्ष बाद तो x + 5 y + 5 पहले होगा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, आज से 5 साल बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। ठीक है सर, कैलकुलेशन करो, x + में 5 बराबर 3 को y से गुणा करोगे 3y और 3 को 5 से गुणा करोगे 15। चर एक तरफ कर दो और अचर एक तरफ कर दो, तो ये बनेगा x + का 3y इधर आया, माइनस का 3y बराबर 15 और प्लस का 5 उधर गया, माइनस का 5, x - 3y बराबर कितना बचेगा, 10। इसको हम साफ देने वाले हैं समीकरण संख्या कितना, 1। कितना देने वाले समीकरण संख्या 1? बोलो सब, है क्या कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए किसी भी टाइप की। जैसा बोला 5 साल बढ़ाना, लो गलती क्या करते हैं बच्चे, x बराबर 3y कर देते हैं कि जेकब क्या उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। लेकिन 5 साल बाद में बोला 5 वर्ष पश्चात, मतलब x + 5 और पहले y + 5 करना पड़ेगा। मतलब जेकब को 5 साल आगे ले जाना पड़ेगा और उसके पुत्र को भी कितने साल आगे ले जाना पड़ेगा, 5 साल आगे ले जाना पड़ेगा। तो x + 5 बराबर y + 5, फिर 3 गुना करना, तो 3 गुना हमने कर दिया, कैलकुलेशन की, पहला समीकरण आया x - 3y बराबर 10। अब बोला आपसे पुनः प्रश्नानुसार अगली एक कंडीशन और बोली, क्योंकि 2 समीकरण तो आपको बनाने पड़ेंगे। आप लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न अनुसार। और पुनः प्रश्न अनुसार बोला है आपसे कि 5 वर्ष पूर्व, देखो सर पुनः प्रश्न अनुसार में क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, ये बात आपसे बोली। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 5 से 5 साल पहले। अभी जेकब कितने साल का है, तो आपको सर अभी जेकब है x का, आज से 5 साल पहले x - 5 का नहीं होगा, 5 साल घटाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल घटाना पड़ेगा। आज से 5 साल पहले हो जाएगा x - 5 का, उसका पुत्र भी कम होगा, बिल्कुल होगा। आज से 5 साल पहले x - 5 y - 5। अब आपसे जो बोले गई है बात वो लिख दो। क्या बोला है,
5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुना है? 7 गुना। तो यहाँ 7 लगा दो। बोलो सर, बात समझ में आई ना? देखो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुना है? 7 गुना। ये हमने समीकरण बना दिया। सॉल्यूशन करो तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 5 बराबर 7 को y से गुणा करोगे 7y माइनस 7 को 5 से गुणा करोगे 35। x एक तरफ y एक तरफ, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस का 5 उधर गया, माइनस का 5 उधर गया प्लस का, और प्लस का 7y इधर आया माइनस का। तो यहाँ से बनेगा x माइनस 7y, क्या बनेगा? x माइनस 7y बराबर माइनस का क्या बनेगा? 30। क्या बनेगा साहब? माइनस का 30। है क्या कोई समस्या? समीकरण संख्या 2। हाँ जी बोलो। अरे बोलो, मैंने अभी बनाया, मेरे को x का मान वापस नहीं निकालना पड़े, मुझे 7y को इधर भेजना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे समीकरण बनाने, क्योंकि आप जब उत्तरमाला चेक करोगे ना आपको लगेगा ये उत्तर आई नहीं है, तो इसके लिए कर। ठीक है, यहाँ से समीकरण आगे बढ़ाते हैं साहब। क्या करते हैं साहब? यहाँ से समीकरण बढ़ाते हैं आगे। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? माइनस का 30 प्लस का आएगा 7y। इसको हम देंगे समीकरण संख्या 3। हाँ जी बेटा जी, कोई दिक्कत है क्या भाई? माइनस का 30 माइनस का 7y उधर गया प्लस का 7y, ये x का मान उठाकर यहाँ रख दो। बिल्कुल रखते हैं साहब। आप लिखेंगे x समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखो पहले। समीकरण 1 आपको कह रहा है कि x माइनस का 3y बराबर में कितना है साहब? 10 है। x का मान ये रहा, देखो रखो, x का मान है आपके पास माइनस का 30 और प्लस का है 7y, और माइनस का 3y तो है ही, और बराबर में हो जाएगा 10। 7y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा? 4y बचेगा, बराबर हो गया 10। माइनस का 30 उधर ट्रांसफर हुआ, किसका हो गया? प्लस का 30। ये बन गया 4y बराबर कितना बना? 40। और y का मान बन जाएगा आपके पास 40/4, यानी y का मान कितना बन जाएगा? 10। y का मान कितना बन जाएगा बेटा? 10। मतलब इसके पुत्र की उम्र कितने साल आ गई? 10 साल आ गई। ठीक है, और ये जो आपके पास मान आया, आप लिखेंगे y बराबर 10, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर। किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 ये रहा, और समीकरण 3 है x बराबर माइनस का 30 और प्लस का 7y। तो आप लिखेंगे x बराबर माइनस का 30 प्लस 7 गुणा y का मान कितना है? 10। x का मान माइनस का 30 प्लस 7 को 10 से गुणा करोगे 70, और 70 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा? 40 आएगा सर। 70 में से 30 जाने पर कितना आएगा? 40 आएगा। तो एक तो x का मान आया है आपके पास 40, और एक y का मान कितना आया? 10 आया। बाकी एक अतः वाली लाइन लिखनी जो मैं साइड में लिख रहा हूं इधर। आप लिखेंगे अतः जेकब की वर्तमान आयु, हमने x मानी थी और x कितना आया? 40 वर्ष। तो जेकब की वर्तमान कितनी आ जाएगी? 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु उसको हमने y माना, तो y कितना आया? 10 वर्ष। हाँ जी बोलो मेरे शेर और शेरनियों, हमने एक लाजवाब तरीके से 3.2 को खत्म किया, और बेहतरीन तरीके से उम्मीद है कि 3.2 की प्रतिस्थापन विधि आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अभी भी नहीं बैठी है तो अभी उदाहरण और 4 करने, और अब तो बैठ जानी चाहिए। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतना काम आप करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। एक बार सवाल को मिलाने से काम नहीं चलेगा, आपको सवाल 2-3 बार रिवीजन करें इनका। ठीक है, ये हमने कर लिया, उत्तर आए यहाँ। ये तो देखो मेन काम का है, आपको पता है इस भाषा वाले में ये काम और ये काम। इतनी देर इससे सवाल, तीसरा जब सवाल था ना, पहले और दूसरे सवाल क्या दे रहे? समीकरण दे रहे, कहते प्रतिस्थापन विधि सीधी लगानी थी। अब समीकरण बनाओ भाषा के हिसाब से, फिर x का मान निकाला, x का मान वापस यहाँ रखा, कैलकुलेशन की, y का मान 10 है, y का मान समीकरण 1, 2 और 3 कहीं रखो। हम हर बार 3 में ही रख रहे हैं, हमने 3 में रखा तो x का मान 40 आया। x का मान 40 आया मतलब जेकब की वर्तमान आई 40 वर्ष, और y का मान 10 आया, इसका मतलब उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? 10 वर्ष। उम्मीद है
कि प्रश्नावली 3.2 का एक भी आपके डाउट नहीं रहा होगा। प्रतिस्थापन विधि और भाषावार जितने भी 6 सवाल हमने किए, इसमें एक दूसरा सवाल था, दूसरा जो तीसरे से पहले दूसरा सवाल एम का मानवाड़, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको 2-3 बार करें। और भाषावाड़ आप 1-2 बार और करेंगे तो आपको भाषा से समीकरण बनाना इजी वे में आ जाए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उम्मीद है प्रश्नावली 3.2 के आज हमने 2 सवाल किए, सवाल संख्या 2 और तीसरे के टोटल 6 सवाल किए, टोटल हमने 7 सवाल किए। वीडियो लंबा बना चाहे छोटा बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन उम्मीद है कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं लाता हूं आपके लिए कल की क्लास में प्रश्नावली 3.2 के 4 उदाहरण, पहले उनको करेंगे, फिर हम चलेंगे अपने 3.3 के अंदर विलोपन विधि। उसके अंदर ज़्यादा सवाल नहीं है, दूसरे 2 ही सवाल है, 2 के अंदर 5 है। कोशिश करेंगे 2 वीडियो में करवा दूँ, 1 के अंदर देखूँ, मैं अपने हिसाब से देख लूँ। ठीक है, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन सब चीज़ों का रिविजन करते रहिए। मैं लाता हूँ आपके लिए कल की क्लास के लिए उदाहरण का सोल्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय।